जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर कि डिफ्यूजन का जो रेट है, डिफ्यूजन के अमल की जो रफ्तार है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ठीक है, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ डिफ्यूजन के लिए जो पहला फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये पहले भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ सा बता चुका हूँ। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें हमारे पास एक जो है एक बीकर है, एक टब है, इसमें हमने ये एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगा दी। ये आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जो है इसको विस्किंग ट्यूबिंग बोलते हैं। ठीक है, विस्किंग ट्यूबिंग ये एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है, ये सेलुलोज़ की बनी होती है और ये इसमें इतने बारीक यानी पतले बारीक पोर्स यानी सुराख होते हैं कि इनसे जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स नहीं गुज़र सकते। ठीक है, और लेकिन ग्लूकोज जो है और वाटर जो है विस्किंग ट्यूबिंग मेम्ब्रेन से जो है वो गुज़र सकते हैं। अब हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करें, हमारे पास यहाँ दो कह लें सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है लेट सपोज़ उसमें 80% वाटर है और 20% उसमें सोल्यूट है। तो मैं वाटर के लिए यहाँ W लिख देता हूँ। ठीक है, और सोल्यूट के लिए S लिख देता हूँ। सिमिलरली हमारे पास ये सॉल्यूशन A हो गया। सॉल्यूशन B जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है वो लेट सपोज़ हमारे पास 60% जो है वो वाटर है। ठीक है, और 40% इसमें हमारे पास सोल्यूट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि जो सॉल्यूशन B है इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्यूशन A में सोल्यूट पार्टिकल की कंसंट्रेशन इसकी निस्बत कम है। ठीक है, तो अब ये जो कंसंट्रेशन का जो फ़र्क है दो सॉल्यूशंस के दरमियान, इस फ़र्क को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जिस सॉल्यूशन के अंदर जो है जो हाई कंसंट्रेशन में होगा उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल जो है वो कम होगा, यानी उसमें वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा, जिसका वाटर पोटेंशियल कम होगा मतलब वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अब होता क्या है कि कुछ देर बाद एक सॉल्यूशन जो है वो ऐसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है वो थोड़ा इस तरीके से कम हो जाता है। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन A की जो अमाउंट है वो थोड़ी कम हुई है, जबकि सॉल्यूशन B की जो है अमाउंट में इजाफा हुआ है। हुआ कुछ ये है कि जो वाटर है वो सॉल्यूशन A से सॉल्यूशन B की डायरेक्शन में डिफ्यूज़ हो गया है, यानी मूव कर गया है। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, इस टाइप की डिफ्यूजन को, ये एक स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन है, इसका नाम है ऑस्मोसिस। इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको हम जो है वो डिटेल में इसको भी देखेंगे, ऑस्मोसिस को भी। तो ये एक सिंपल डिफ्यूजन का मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से डिफ्यूजन होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी एक चीज़ आप लोगों ने और सीखनी है और वो ये है कि मॉलिक्यूल की जो रैंडम मोशन है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वो क्या होती है, और काइनेटिक एनर्जी का हीट के साथ क्या ताल्लुक़ है, ये आपने देखना है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम, लेट सपोज़ हमारे पास ये एक ग्लास है, इस ग्लास के अंदर हमारे पास वाटर है। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर है। मैं इसको बाहर लिख देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ लिखता हूँ वाटर वाला ग्लास। अब इस ग्लास के अंदर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, प्योर वाटर कह देते हैं यहाँ, यानी इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ये बिल्कुल प्योर वाटर है। अब मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐसे ये ब्लैक कलर्स के डॉट्स के साथ ये दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। ठीक है, आप जानते हैं कि एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं
उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, लाजमी नहीं है रूम टेम्परेचर के ऊपर ही, कि कोई भी लिक्विड है या गैस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं जी। कांस्टेंट रैंडम मोशन, ये कांस्टेंट रैंडम मोशन क्या है कि ये एक जो मॉलिक्यूल है ये अपने सराउंडिंग से, अपने एनवायरनमेंट से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यहाँ मतलब ये हीट है, सराउंडिंग हीट ये एब्जॉर्ब हो रही है इस सिस्टम में, ठीक है। और जब ये हीट एब्जॉर्ब करेंगे ये पार्टिकल्स तो ये मूव करेंगे, ठीक है। और इनकी मूवमेंट को हम बोलते हैं रैंडम मोशन, और ये रैंडम मोशन जो है ये इनकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ ये है कि एनर्जी इन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है ना ये कोई इधर जा रहा होगा, कोई नीचे आ रहा होगा, इधर जा रहा होगा। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी ना की जो रफ्तार है, काइनेटिक एनर्जी की जो यानी इनकी रैंडम मोशन की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, हीट के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ टेम्परेचर लिख देता हूँ जी, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही मॉलिक्यूल्स की पार्टिकल्स की मूवमेंट जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमें पता है। अब वाटर मॉलिक्यूल इस बीकर में पड़ा हुआ है, ठीक है। कंडीशंस क्या हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज आर द कंडीशन। और स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होती हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। नॉर्मली जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो रहे होते हैं, क्योंकि ये वो कंडीशंस होती हैं ये जो नॉर्मली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आप आर्टिफिशियली प्रेशर को बढ़ा सकते हैं फ्रॉम 1 ATM टू 2, 4, 5 जितना मर्ज़ी आप चाहें। इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से टेम्परेचर को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम बात कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल की जो कि प्योर है, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की जो कि डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। और टेम्परेचर चूँकि 25 डिग्री सेल्सियस है, कुछ ना कुछ है, तो इस टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, इट मीन्स मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और उनका टेम्परेचर भी उनकी मोशन भी, रैंडम मोशन भी बढ़ जाएगी। अब ये हमारे पास ये जो ग्लास है ये एक कंटेनर है और इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। डेफिनेट वॉल्यूम होने का मतलब ये है कि इसकी एक ख़ास स्पेस है। अब इस ख़ास स्पेस के अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल कहीं भी जा सकता है, यानी ये इस बीकर के एक कोने से दूसरे कोने में या दूसरे कोने से दरमियान में या ऊपर कहीं भी इस वॉल्यूम के अंदर, इस स्पेस के अंदर वो मूव कर सकता है। और इसकी मूवमेंट जैसा मैंने बताया डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अब होता क्या है, प्योर वाटर का जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं वाटर पोटेंशियल, दैट इज़ वाटर पोटेंशियल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वाटर पोटेंशियल, इसे बोलते हैं स्टूडेंट्स वाटर पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल के लिए एक सिंबल यूज़ किया जाता है PSI साई W, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये साई ग्रीक सिंबल है और इसके नीचे ऐसे W लगा देते हैं। ये अब सिंबल जो है ये वाटर पोटेंशियल है। तो हम वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ को डिटेल में अपनी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हमारा चूँकि कंसर्न है रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो
तो उसके अकॉर्डिंग हमने सिर्फ देखना है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन पर कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर दो सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होगी, यानी उनकी कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो उतनी ही स्पीड के साथ जो है वो मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ होंगे, ठीक है। और जितना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रेट कम होगा उतनी ही डिफ्यूजन जो है वो स्लो होगी और कम होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास जो अगला जो आता है फैक्टर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफ़ेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया। जी स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे सरफेस एरिया का क्या इफ़ेक्ट होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर। तो स्टूडेंट, सरफेस एरिया क्या है कि सेल मेम्ब्रेन, फ़र्ज़ करें ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल का साइज़ मैंने दिखाया, ये इसका न्यूक्लियस है। ये बाहर सेल के जो मेम्ब्रेन है ना, ये जितना उसका कवर्ड सरफेस बनाती है ये उसका सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। अगर सेल को अगर हम इस क्यूबिक शेप में लिखें, सेल के जो सेल को ऐसे, यानी एक क्यूबिक कंपार्टमेंट माने लाइक दिस, आप देख रहे हैं, तो इसकी ये जो है कितनी साइडें हैं, यानी फेस कितने हैं, ये हमें इसके 6 फेस जो है वो नज़र आते हैं, ठीक है। 6 फेजेज़ हैं, यानी ये वाला 1 होगा, ये वाला 2 होगा, ये 3, इसी तरीके से 4 इस साइड पर नीचे एक और एक इसके बैक साइड पर, तो 6 फेजेज़ होते हैं। तो ये सारे मिल कर के ये हर फेज़ का जो एरिया है ये सारा मिल के इस बॉक्स का सरफेस एरिया बनाता है। तो सरफेस एरिया जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। अब इस सरफेस एरिया को समझने के लिए यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ समझाता हूँ, और वो क्या है। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक कह लें एक सेल है, ठीक है, और इसके साइड पर एक और सेल जो है वो ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास पहली कंडीशन है, मैं इसको ए बोलता हूँ। सेकंड बी कंडीशन में हम देखते हैं हमारे पास एक सेल है, उसके दोनों साइडों पर जो है वो उसी साइज़ के 2 सेल मौजूद हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये हमारा सेल है, मैं इसके दरमियान में ये न्यूक्लियस बना देता हूँ, ठीक है। अब इस ए वाली डायग्राम में देखें, लेफ़्ट साइड पे एक और सेल मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से हमारी बी वाली डायग्राम में एक सेल जो हमारा सेल अंडर कंसीडरेशन है, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसके दोनों अतराफ़ में राइट एंड लेफ़्ट साइड पर हमारे पास अगेन 2 सेल्स मौजूद हैं। अब मैं एक सी कंडीशन यहाँ बनाता हूँ कि हमारे पास ये एक सेल है, इसके अतराफ़ में हमारे पास 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जो है वो 3 सेल्स जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लें। तो ये हमारा जो मेन सेल है, ठीक है। और एक और कंडीशन अगर हम बनाएं और वो ये है जी, ठीक है, दिस इज़ कंडीशन डी। अगर हम देखें ये डी कंडीशन में, तो इसमें हमारे सेल के आसपास इर्द गिर्द कोई सेल मौजूद नहीं है। तो अगर आप स्टूडेंट्स देखें कि ये जो ए वाला सेल है, इसकी 3 साइड्स जो हैं वो ओपन हैं मटेरियल्स के जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। जबकि ये जो शेप बी में सेल है, फिगर बी में, इसके पास सिर्फ 2 फेसेस ही मौजूद हैं। सिमिलरली ये जो हमारा सेल है, इसके पास सिर्फ एक फेस ही मौजूद है मटेरियल की इन एंड आउट के लिए। और जबकि ये जो डी फिगर में हमारे पास सेल है, इसके पास टोटल 4 जो है, यानी इसकी ऑल ऑफ द फेजेस जो हैं पॉसिबल जो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, वो सारी जो है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं और मटेरियल्स को जो है वो एक्सचेंज कर पा रहे हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ सरफेस एरिया से मुराद ये है, आप मुझे खुद ही बता दें कि कौन सा सेल अपने सराउंडिंग से मटेरियल्स का ज़्यादा फास्ट तरीके से एक्सचेंज कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है ऐसा सेल जिसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। तो जैसे कि इस सेल डी में देखें, यहाँ इसकी 4 फेजेस, यानी इसका सरफेस एरिया 4 टाइम्स है, ठीक है, इस सेल के सरफेस एरिया से, जिसका सिर्फ 1/4 है, यानी चौथा हिस्सा, ठीक है। जबकि इसका
2/4 है यानी कि हाफ, और इसका जो है 3/4 है यानी कि 75%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो इसका है 4/4 यानी कि सेल इन द फिगर डी। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सेल का सरफेस एरिया कितना इम्पोर्टेंट होता है सेल के अंदर मटेरियल्स की जो है वो मूवमेंट के लिए, इन सिंपल वर्ड्स डिफ्यूजन के लिए। अब यहाँ मैं आपको एक बायोलॉजिकल एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास विलाई है, ठीक है, विलस विलाई, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से फिंगर लाइक, ठीक है, आउटग्रोस होती हैं इस तरीके से, ठीक है, फिंगर लाइक आउटग्रोस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, विलाई। इन विलाई की बाहर ये जो आप लोगों को जो प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं इस तरीके से वेलवेटी सी जिग-जैग फैशन में, ठीक है, वेव्स की तरह से लहराते हुए, ये जो है ये विलाई की मेम्ब्रेन है, ये इसकी मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन में ये जो बल हैं, ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं, ये इस मेम्ब्रेन का यानी विलाई की मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से विलाई का जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट जो है, एब्जॉर्प्शन रेट वो ज़्यादा है। ठीक है, विलाई का जो एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो स्टूडेंट ये तो था इफ़ेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। स्टूडेंट्स जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो फिर हम उसके साथ साथ सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो की भी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, हम किसी दूसरी वीडियो में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो के ऊपर एक कंप्लीट जो है वो वीडियो बनाएंगे और उससे भी आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी।